हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, एक कोटेशन है, पावर करप्ट्स बट कलेक्टिव पावर प्रोटेक्ट्स। जेफरी एप्स्टीन के केस में यह कोटेशन 100% शत प्रतिशत सही साबित होती दिख रही है। जेफरी एप्स्टीन, जिनकी 2019 में मृत्यु हो गई, ऐसा कहा गया उन्होंने आत्महत्या कर ली जेल में। उनकी मृत्यु के 6 वर्ष बाद अमेरिका में एक एक्ट पास होता है, जेफरी एप्स्टीन इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा एक्ट था, जिसके बाद पता चलता है कि दरअसल इस व्यक्ति का जो कारनामा था वो कितना ज्यादा विस्तृत था। इसके जो कच्चे छिट्टे खुले, जो गोरख धंधा खुला, जहां पे ये बच्चियों की 18 साल से कम उम्र की बच्चियों की तस्करी किया करता था, यौन शोषण किया करता था, और विश्व में पावर के जितने भी सिंबल थे, हर सिंबल वहां पे मौजूद थे, खासकर अमेरिका के। चाहे बिल क्लिंटन की बात हो, चाहे बात हो वर्तमान जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, या बात हो स्टीफन हॉकिंस की, बात हो बिल गेट्स की, बात हो ब्रिटेन के राजकुमार की, हर पावर का जो सिंबल है वो वहां पे मौजूद रहा। ये भी बताता है कि एक व्यक्ति जो इतना घिनौना काम करता रहा, किस प्रकार से ये कॉकस उन्हें बचाता रहा। इसी पे हम विस्तार से बात करेंगे, अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। सोशियोलॉजिकल जो इसका एंगल है, यानी कि जो समाजशास्त्री विश्लेषण है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे विस्तार से, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम है और इधर इंस्टाग्राम है, स्कैन करिए, जुड़िए, यहीं पे बातें, मुलाकातें, डिस्कशन, PDF सब यहीं पे प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए, अब है क्या कि 2019 में जेफरी एप्स्टीन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है जेल में। जेल के अधिकारियों ने कहा कि उसने आत्महत्या कर ली। बहुत से लोगों का कहना है कि चूंकि इतने सारे लोगों के तार जुड़े हुए थे तो उसे मार दिया जाना ही उचित था बाकी लोगों के लिए, कि ताकि पोल पट्टी ना खुले। लेकिन 6 वर्षों बाद जो पोल पट्टी खुली है कि पूरा विश्व आश्चर्यचकित है। 1953 में जन्म हुआ, 2019 में मृत्यु हुई। वित्तीय व्यवसायी था, बहुत इन्वेस्ट भी करता था, बैंकर था, उसके पहले टीचर भी था बिना किसी डिग्री के। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इफ्स एंड बट से गुजरती हैं, है ना। नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और तस्करी का आरोपी है, खासकर 14 से 18 वर्ष की बालिकाओं के बहुत सी वीडियो, बहुत से फोटोज आपने देखे होंगे। कुछ उन महिलाओं के भी वीडियो देखे होंगे जो खुद टेस्टिमनी कह रही कि ये मेरी फोटो है, मैं शामिल थी, मुझको कितना प्रताड़ित किया गया। वो वीडियो भी आपने देखा होगा, जहां पे एक महिला रो रो के कह रही है कि वो मानव शरीर को खा जा रहे हैं, इतने ज्यादा हवसी हो चुके हैं। इन सभी पे कहीं ना कहीं विश्व की इस समय नजर जा रही है। लेकिन एक वर्षों तक जब बहुत से एक्टिविस्ट, बहुत से लॉयर्स इस बाबत बात करते रहे, किसी ने नहीं सुनी। हमने वो भी देखा था जब एक नाबालिग के रेप के आरोप में जेल गया 18 महीने के लिए, और दिन में अलाउ था इसको बाहर जाना। कितनी बुरी बात है। मैं 2008 की बात कर रहा हूं कि एक व्यक्ति जो इतने बड़े जघन्य अपराध के लिए जेल में है, उसको इतना सपोर्ट क्यों मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। इसीलिए एक सोशियोलॉजिकल एंगल इसमें देखना जरूरी है। नवंबर 2025 में जो अधिनियम की बात की, अधिनियम पारित हुआ, ठीक है। अधिनियम के साथ खास बात क्या है कि रिपब्लिक और डेमोक्रेट्स दोनों ने मिलकर पारित कराया। पहली बार है कि द्विदलीय जो अधिनियम है वहां पे पारित हुआ है। और क्या हुआ, जनवरी 2026 में बड़ा खुलासा हुआ, ठीक है, जिसमें लगभग 3.5 मिलियन पृष्ठ का जो PDF आपने देखा होगा, वहां पे 2000 वीडियो, 1,80,000 के आसपास फोटोज, हालांकि बहुत सारी फोटोज को उन्होंने ब्लैक कर दिया है। PDF में भी जो इंपॉर्टेंट कुछ डेटा है उसको ब्लैक कर दिया है, ताकि शायद कुछ ज्यादा ही ऐसा डेटा हो जो बाहर आ जाने में जिसपे हल्ला मच जाता, उसको रोका गया है वहां पे, ठीक है। तो कुल मिला के बात क्या है कि इस समय पूरे विश्व में, आप सोशल मीडिया को देख लें, आप किसी भी अन्य मीडिया को देख लें, एक टॉपिक हर दिन आपको देखने को मिलेगा, वो है एप्स्टीन फाइल्स का। इसके सोशियोलॉजिकल एंगल पे आए तो बात क्या है, पावर इलीट का एक सिद्धांत है सी राइट मिल्स का। ये क्या कहता है, ये कहता है कि हर समाज में हमें कुछ इस प्रकार के लोग दिखेंगे, ठीक है, जो एक कॉकस बना लेते हैं। लिखा है, समाज का एक छोटा परस्पर जुड़ा हुआ वर्ग, ठीक है, आर्थिक और राजनीतिक सत्ता को नियंत्रित करता है और एक दूसरे के हितों की रक्षा करता है। मेरे काले कारनामे को तुम ढक लेना, तुम्हारे काले कारनामे को मैं ढक लूंगा, ठीक है। ये कौन बात करता है, ये जो पावर लीड का सिद्धांत होता है। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो व्यापारी हो, राजनीतिज्ञ हो या सैन्य कानून हो, जो तीनों में घुला मिला रहता है, दलाली किया रहता है, तीनों को जोड़े रखता है, तीनों के पावर इक्वेशंस को समझता है और तीनों के पावर इक्वेशंस को सपोर्ट भी करता है, वैसे व्यक्ति को पावर एलीट कहा जाता है। और ऐसे लोग ही आपको एप्स्टीन फाइल वाले जो केस हैं में उसमें फंसते दिखेंगे, है ना, ठीक है। तो अभिजात वर्ग का अलगाव क्या कि ये लोग एक गेटेड समुदाय है जहां समाज के सामान्य नैतिक और कानूनी नियम लागू नहीं होते। एप्स्टीन आइलैंड में जो चीजें हुई, उसका निजी आइलैंड था जेफरी एप्स्टीन का, वहां पे जो भी हरकतें हुई
जिनके हम डॉक्यूमेंटेड फॉर्म को देख रहे हैं, बहुत से वीडियो भी वायरल हुए हैं, यही बताता है कि इन लोगों ने अपने एक गेटेड सोसाइटी बना ली थी। एक पावर एलीट का ग्रुप था जो जब चाहता था, जैसे चाहता था, उस प्रकार से शोषण करता था, उस प्रकार से प्रताड़ित करता था महिलाओं को और बच्चियों को। ठीक है, एक और सिद्धांत है पियरे बोर्डियू का सिद्धांत है, जो कल्चरल कैपिटल या सिंबॉलिक वायलेंस की बात करता है। बेसिकली ये बात करता है कोमोडिफिकेशन ऑफ बॉडी की। जब बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है ना, तो हर चीज को कोमोडिफाई कर दिया जाता है, शरीर भी कोमोडिफाई हो जाता है, यही बात है। जैसे उसमें एक बात है कि पीड़ितों को अन्य लड़कियों को भर्ती कराने के लिए $200 प्रति व्यक्ति दिया जाता था। जो पीड़ित थे उनसे कहा जाता था कि तुम और लड़कियों को यहां पे शामिल कर दो, ठीक है, तो तुमको $200 हम देंगे जितने लोगों को तुम शामिल करोगे। अब ये अपने आप में क्या बताता है कि यू आर जस्ट कोमोडिफाइंग अ इंडिविजुअल, जिसको प्रकृति ने पैदा किया है, आप उसको कमोडिटी बना रहे हैं। ठीक है, यह केवल यौन अपराध नहीं, बल्कि क्या है, जो आपकी आर्थिक शक्ति है उसका दुरुपयोग है, और जो प्राकृतिक नेचुरल शक्ति प्रकृति ने दी हुई है उसका भी क्या है, उसका भी दुरुपयोग है ना। तो ये जो पियरे बोर्डियू का सिद्धांत है, यही बात करता है कि अभिजात्य वर्ग अपनी सांस्कृतिक पूंजी का उपयोग करके कमजोर वर्गों का शोषण करता है। और कई, मतलब हम अगर भारत के इतिहास को भी देखें तो ऐसे कई सारे उदाहरण दिखते हैं। बहुत से ऐसे राजे महाराजे या ऐसे बहुत सारे सम्राट सुल्तान हुए जिन्होंने इस प्रकार से अपनी संपत्ति का दुरुपयोग किया और किसी मजलूम वर्ग को, शोषित वंचित को और ज्यादा दबाया। ठीक है, माइकल फोको का भी एक सिद्धांत है, सत्ता के उपकरण के रूप में यौनिकता। यह सिद्धांत बिल्कुल बहुत ज्यादा जो सिगमंड फ्रॉइड का मनोविश्लेषणवाद है, जो लिबिडो की तरफ जाता है, काम चेतना की तरफ जाता है, कामाध्यात्मवाद की तरफ जाता है, यह उसके बीच का ही एक सिद्धांत है। क्या कहता है कि आधुनिक समाज में यौनिकता का उपयोग शक्ति प्रदर्शन और नियंत्रण के लिए किया जाता है। और इसी बात को फ्रॉइड कहते हैं कि अगर आपकी यौनिकता आपके काबू में नहीं है तो आपका मनोविश्लेषण करने पे यह क्लियर हो जाएगा कि यू आर नॉट अ बैलेंस्ड पर्सन, आप मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। खैर, जब हम कामायनी या तमाम जब हिंदी साहित्य के काव्य ग्रंथों को पढ़ते हैं तो थोड़ी ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। अगर हम फूको की बात करें तो ये बिल्कुल लगती है कि यौनिकता से भी परिचय होने लगता है, एक प्रकार से ये खुद कॉमोडिटी बनने लगती है। ठीक है, एक और क्या है कि महिलाओं और नाबालिगों को वस्तु समझना यौन पहुंच प्रभावशाली लोगों के लिए एक मुद्रा करेंसी बन गई थी। कितनी महिलाओं के साथ, वो टर्म होता है ना बॉडी काउंट, कितने ज्यादा आपकी बॉडी काउंट है, कितनी ज्यादा महिलाओं को आपने हरास किया है, यह भी एक प्राउड का, गर्व का विषय बन जाता है। ठीक है, एप्स्टीन नेटवर्क में यौन शोषण का उपयोग ब्लैकमेल या प्रभाव बनाने के लिए किया गया। ठीक है, कि अरे यार, एक हमने तो 100 के साथ किया, हमने तो 20 के साथ किया, और ऐसे कितने ही उदाहरण हैं। अगर आप उन पीडीएफ्स को देखें, आई वोंट सजेस्ट कि आप जाके देखें। बहुत से जैसे ये जो मैं आर्टिकल देख रहा हूं, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है प्रताप भानु मेहता का, तो आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत से विचारकों ने, बहुत से लेखकों ने, बहुत से पत्रकारों ने इस पर समरी रिपोर्ट देखी, आप उसको जरूर देख सकते हैं। ठीक है, वरना उस पर समय वेस्ट करना बेकार है। ठीक है, इसी बात को अगर हम मैक्स वेबर के जो लोहे का पिंजरा या जो आयरन केज की बात करें, उसके सेंस में देखें तो क्या चीज है, 2008 की जो प्ली डील समझौता था, अगर आप उसको देखें तो क्या है कि तमाम साक्ष्य थे, व्यक्ति यानी कि जेफरी एप्स्टीन जेल में था, उसके बावजूद दिन में उसको बाहर जाना अलाउ था। सोचिए, 18 महीने की जेल थी, नाबालिग से रेप का आरोप था, लेकिन वो जा सकता था। Is it possible in the current America? No, it's not possible. और 2008 की बात कर रहा हूं, 100 साल पहले की बात भी नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि वित्तीय अपराधों और नैतिक पतन को मुख्य धारा के कानूनों से दूर रखने की प्रवृत्ति, क्योंकि जो बड़े लोग हैं उनके भी फंसने का डर है, तो उन्हें इस बात का डर है कि लोग डरना ना छोड़ दें, तो वो वाला सेंस भी यहां पे है। और क्या है, कानूनी प्रक्रियाओं का उपयोग न्याय के लिए नहीं बल्कि अपराध को छिपाने के लिए किया गया। जेफरी एप्स्टीन की ये जो फाइल्स लीक हुई हैं उनके मृत्यु के बाद, जिसको एप्स्टीन आइलैंड कांड कहा जा रहा है, निश्चित तौर पे इस बात के बहुत बड़े तर्कसम्मत सबूत हैं कि यस, दिस इज हैपनिंग समवेयर। ठीक है, चलिए, नेटवर्क कैसे काम करता था। एप्स्टीन एक मिडिल मैन था जो मीडिया, पॉलिटिक्स और शिक्षा जगत के जो बड़े लोग थे उन सब के लिए एक प्रकार से दलाल का काम करता था, दलाल की भूमिका में था। अपनी सामाजिक पूंजी का उपयोग कर खुद को शक्तिशाली लोगों के लिए एक अनिवार्य मध्यस्थ बन गया। उसको, जैसे आप देखो ना कि वो रिपब्लिकन्स के लिए भी खड़ा था, डेमोक्रेट्स के लिए भी था, लॉयर्स के लिए भी था, जजेस के लिए भी था, बिजनेसमैन के लिए भी था, क्योंकि उस समय तो ट्रम्प साहब बिजनेसमैन ही थे, तो सबके लिए था, सबके लिए कुछ ना कुछ उसके पास था, सबके पावर को बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ उसके पास था। उसमें हाथ कौन डालता?
राजनीति में दो पक्ष होते हैं, मान लीजिए एक पक्ष है, एक विपक्ष है, पक्ष और विपक्ष दोनों उसके साथ में थे तो कौन उसके अगेंस्ट जाता? कोई भी नहीं। फिर तो वही बात की सब उसके कद्रदान बन गए, वही वाली सेंस थी। तो क्या है, गरीब पृष्ठभूमि और टूटे परिवारों वाली लड़कियां जिनकी कानूनी पहुंच बहुत कम थी, नहीं जा सकती थी, वही इनके लक्ष्य थे, उनको ये टारगेट करते थे। और मीडिया की चुप्पी और न्याय प्रणाली की मिलीभगत, आप समझिए कि क्या ये अभी से इस पे काम चल रहा है? नहीं, वर्षों से इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बहुत से लॉयर्स, बड़े पत्रकार इस पे उन्होंने काम किया। लेकिन अभी भी, मतलब 2026 आ गया, अभी भी बहुत से ऐसे नाम हैं जिनका खुलासा होना बाकी है। कितने बड़े स्तर पे इसको दबाया गया आपको पता है। ये एक ऐसी बात है जहां पे इस प्रकार के जो कॉकस होते हैं ये सफल हो जाते हैं। गॉड नोस आगे क्या होगा, ठीक है। एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं मोरल निहिलिज्म, यानी कि नैतिक शून्यवाद। क्या कहता है? जब अभिजात वर्ग आत्मसंयम यानी कि सेल्फ रिस्ट्रेन खो देता है तो यह समाज के नैतिक पतन का संकेत है। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन थी, फ्रांसीसी क्रांति थी, वो भी एक प्रकार के नैतिक पतन को ही दर्शाती है। जो रशियन रिवॉल्यूशन थे वो भी नैतिक पतन को दिखाती है। हालांकि वहां पे नैतिक पतन एक अलग प्रकार का, भ्रष्ट प्रकार का नैतिक पतन था। यहां पे क्या है, जहां पे यौनिकता सामने आ जाती है और आपकी जो यौन कुंठाएं हैं वो सामने आ जाती है। और ऐसे समाज में जब बड़े लोगों का पतन दिखता है तो पता चलता है यार समाज कितना ज्यादा टूटा हुआ है, ठीक है। रोमन इतिहासकार, अगर हम टेसाइटस की बात करें तो क्या मानते थे कि यौन पतन अक्सर साम्राज्यों के पतन का पूर्व संकेत होता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि यह अमेरिका के पतन का पूर्व संकेत है? मुझे ऐसा लगता है कि शायद अमेरिका में बहुत एक ऐसी आबादी है जो शायद इस प्रकार का विचार न रखती हो, क्योंकि कुछ लोगों के पकड़े जाने से जरूरी नहीं कि पूरे देश पे हम आरोप मढ़ें। लेकिन एट द सेम टाइम यह भी देखना होगा कि एक ऐसा देश जो विश्व में सबसे ज्यादा मजबूत है, उस देश के इतने सारे राष्ट्रपति, इतने बड़े बड़े नेता अगर इसमें फंस रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, तो कुछ तो बड़ी बात है। और निश्चित तौर पे भविष्य में इट इज नॉट अ गुड साइन फॉर यूएसए और अमेरिका, ठीक है। देखिए, अब इसमें प्रताप भानु मेहता ने जिस बात को पॉइंट आउट किया कि एक नीडी, ग्रीडी एंड वल्नरेबल अभिजात वर्ग पर अच्छे निर्णय लेने का भरोसा नहीं किया जा सकता, है ना, क्योंकि वो अपने कॉन्शियस में नहीं है, वो अपने कॉन्शियसनेस के साथ निर्णय नहीं ले पा रहा। उसकी कॉन्शियसनेस उसकी कुंठा में निहित हो गई है। उसका जो अभिजात्यवाद है वो दरअसल उसकी लिबिडो यानी कि काम चेतना तक सीमित रह गया है। और काम चेतना को जब भी सामने से कोई लग्जूरियस चीज दिखेगी ये उधर ही टिल्ट हो जाएगा। किसी भी प्रकार के न्याय की आप उम्मीद यहां पे नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, अगर हम देखें, अगर इस वैश्विक संदर्भ में देखें तो यौन तस्करी, अगर लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो लगभग 150 बिलियन का उद्योग है। मतलब इनलीगली 150 बिलियन का जो ट्रैफिक होता है वो सिर्फ यौन शोषित महिलाओं के द्वारा मतलब उनको प्रताड़ित करके किया जाता है, ठीक है। भारत भी एक बड़ा हब है इसका। प्रतिवर्ष 4.8 मिलियन पीड़ित होते हैं। मी टू या धार्मिक संस्थाओं के घोटाले समय समय पे आते रहे। मी टू मूवमेंट आपको याद है, लेकिन मी टू मूवमेंट एक पक्ष था, ये बड़ा ही अलग प्रकार का, क्योंकि 14 वर्ष से 18 वर्ष की बच्चियां वो थी जो बड़े ही मजलूम घर से आती थी, शोषित वंचित तबके से आती थी। उनके साथ तो कोई आवाज उठाने वाला भी नहीं था, ना खुद अपनी आवाज उठा पाई। कितनों की मृत्यु हो गई होगी, कितनों को कहा गया कि उनको उसी एप्सिन आइलैंड में गाड़ दिया गया, ठीक है। यह समस्या केवल एक व्यक्ति की तक सीमित नहीं है, शक्ति के दुरुपयोग का एक वैश्विक पैटर्न है जो कई जगहों पर कई तरीके से देखा जाता है, ठीक है। चलिए, भारत में भी बहुत से धर्म गुरुओं के साथ देखा गया। आई एम नॉट गोइंग टू टेक द नेम्स, आप जान रहे होंगे। लेकिन ऐसे लोगों के साथ क्या हुआ कि फिर से प्रशासन साथ में आ गया, सत्ता साथ में आ गया। तो फिर अभी की नहीं, वर्षों की, मतलब 40-50 वर्षों के इतिहास में कई बार ऐसा हुआ कि जब सत्ता साथ में आ गई तो फिर कोई बात ही नहीं है। फिर सत्ता जिससे बड़ा कौन है, सत्ता से मजबूत क्या है। पॉक्सो एक्ट की बात करें, 2012 का कठोर कानून था, लेकिन चुनौती किस चीज की, कार्यान्वयन की है। बिल्ली के गले में कौन डाले कड़ी, है ना। तो वही वाली बात है कि उतने बड़े व्यक्ति का जिसका इतना प्रशासनिक पहुंच है उसको कौन पकड़ेगा, कोई पकड़ पाएगा, कौन जाएगा उसके खिलाफ सबूत देने के लिए, ठीक है। दोष सिद्धि के कम दर और निर्भया फंड का अपर्याप्त उपयोग भी भारत में इसकी जो बड़ी ही शोषणीय दशा है उसको समझाता है, उसको बताता है। हम ये कह सकते हैं कि यह इलीट कैप्चर का भारतीय संस्करण है, जहां पे इस प्रकार के बहुत से सो कॉल्ड गॉडमैन, हर धर्म की बात कर रहा हूं, सिर्फ एक धर्म की नहीं, हर धर्म में इस प्रकार के लोग हैं। और मैं फिर से कहूं कि धर्म इससे निरपेक्ष है, धर्म कभी ये नहीं कहता, लेकिन कुछ लोग धर्म को नकारात्मक सिद्ध करने पर तुले रहते हैं अपनी एक्टिविटीज के द्वारा, है ना। क्या है आगे की राह कि हमें न्यायिक पारदर्शिता यानी कि प्ली डील्स और समझौतों की प्रक्रिया पारदर्शी हो, अमीरों के लिए अलग न्याय व्यवस्था न हो। So many cases, we have seen so many web series जहां पे दिखता है कि किस प्रकार से जो इलीट प्रिजनर्स होते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार होता है ना।
स्वतंत्र जांच, ऐसे कोई भी लोग हो वो जांच को प्रभावित न कर सके, इंडिपेंडेंट जांच हो और उन पे इंडिपेंडेंट रूलिंग आए, डिसीजन आए, उनको अगर गिल्टी है तो उनको पेनलाइज किया जाए, है ना। और क्या है, पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण, विक्टिम ब्लेमिंग की बजाय, ठीक है, विक्टिम ब्लेमिंग की बजाय जो विक्टिम है उसको सुनने की संस्कृति अगर डेवलप होगी तो भारत में भी इस प्रकार के एक बेहतर बदलाव को हम लोग वहां पे देख सकते हैं। क्या है, नैतिक शिक्षा पे फोकस करना होगा, समाज का जो नैतिक आयाम है उसको मजबूत करना होगा, लैंगिक संवेदनशीलता की तरफ हमें ध्यान देना होगा। वुमेन, महिलाएं कमोडिटी नहीं है, वस्तु नहीं है, और ये मीडिया की भी जिम्मेदारी है। मैं एक पोस्ट देख रहा था, वहां पे किसी ने कमेंट किया कि अगर आप एप्स्टीन आइलैंड के वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखे मी, और हजारों लोगों ने उसमें मी लिखा हुआ था। ये क्या दशा है, ये मीडिया की तो मैं बात भी नहीं कर रहा, मैं लोगों की बात कर रहा हूं। कब आप लैंगिक रूप से संवेदनशील होंगे और कब आप समझेंगे कि देयर इज अ फाइन लाइन, यू शुड नॉट क्रॉस दैट। एंड सेम गोज विद मीडिया कि सत्ता के खिलाफ निडर आवाज बन के अगर सामने आएगी तो देश ही नहीं पूरे विश्व में एक अच्छी, एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है वहां पे, ठीक है। क्या है निष्कर्ष की, निश्चित तौर पे लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो अभिजात्य वर्ग है, अगर हम उसकी जवाबदेही, उसकी आंसरेबिलिटी को तय करेंगे तो देश एक अच्छे डायरेक्शन में जा सकता है। अदरवाइज अमेरिका की स्थिति हमने देखी, बहुत से देश इस जद में आएंगे, बहुत से बड़े नेता, बड़े लोग, बड़े पावर, एलीट जो हैं वो इसके जद में आएंगे। लेट अस सी क्या होता है आगे। हमने एक सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट पे बात की, ठीक है। ये कुछ डेफिनेशंस हैं, इसको मेरे पीडीएफ में देख लीजिएगा, जो मैंने टेलीग्राम बताया था, लास्ट में भी दिखा दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर अगर आपको लगे तो मुझे मेरे टेलीग्राम में जरूर लिख के दीजिएगा। बहुत से बच्चे मुझे लिख के भेजा करते हैं, आप भी अपने प्रश्नों को भेजिएगा कि क्या लग रहा है, क्या है, समाज किस तरफ जा रहा है, कैसा जा रहा है, ठीक है। जो हमारा निर्माण बैच है, ध्यान रखिएगा कि 7 फरवरी से निर्माण बैच शुरू हो रहा है। 7 फरवरी यानी कि शनिवार से 2028, 2027 और 2029, 30 सबके लिए हमारे पास बैचेस हैं, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश। अद्भुत बैचेस क्यों? क्योंकि एसआईपी की बात कर लें, एमआरपी की बात कर लें, पीआरपी की बात कर लें, आईजीपी की बात कर लें, मेंटरशिप की बात कर लें, 18 किताबों की बात कर लें, देयर आर सो मेनी गुड फीचर्स विद दीज बैचेस, तो यू शुड नॉट मिस देम, ठीक है। डू ज्वाइन these batches. विकास लाइव कोड फ्लैश कर रहा है, यूज कीजिए, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, एंड देन ज्वाइन द बेस्ट बैच ऑफ इंडिया ऑफ स्टडी आईक्यू, ये निर्माण बैचेस, ठीक है। सेम गोज विद हिंदी साहित्य, 16 फरवरी से नया बैच शुरू हो रहा है, रामधारी सिंह दिनकर के कुरुक्षेत्र से शुरू हो रहा है, आपको मिस नहीं करना है। विकास लाइव कोड जो फ्लैश कर रहा है, स्टडी आईक्यू की ऐप या वेबसाइट पे जाके निर्माण बैच या हिंदी ऑप्शनल को चूज कर सकते हैं। विकास लाइव कोड पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो हो सकता है, इस कोड को याद कर लीजिए, मैक्सिमम डिस्काउंट स्टडी आईक्यू पे इसको प्राप्त होगा। बाकी दिस इज माई टेलीग्राम, दिस इज इंस्टाग्राम, स्कैन करिए, जुड़िए, यहीं पे पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, यहीं पे आपसे बातें, मुलाकातें, डिस्कशन होंगी। बाकी दिस इज माय इंस्टाग्राम, आप यहां पे मुझसे जुड़ सकते हैं। बाकी इस एप्स्टीन आइलैंड वाले वीडियो पे इस जो सोशियोलॉजिकल एंगल की मैंने बात की, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।